डबल एओ सिविल का जो पेपर 3 गवर्नमेंट अकाउंट्स है, उसमें सेकंड नंबर जो आपका टॉपिक जो बुक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिट एंड पेमेंट रूल्स 1983, इसमें सेक्शन 4 एंड 5 जो पार्ट 3 का है वो छोड़ा गया है। तो ये जो इस एग्जाम का ये जो पैटर्न आया, ये पैटर्न है 28 मार्च 22 का। 28 मार्च 2022 को ये डब्ल्यू सिविल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रेगुलेशंस आए थे, 28 मार्च 2022। लेकिन जो ये सिलेबस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बार बार सीजीए आरपीआर, इसको हम इसको ब्रैकेट में लगाएं आरपीआर, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट रूल्स जो 1983 थे, अब ये 2022 हो गए। उसका रीजन क्या है कि अपडेटेड जो है, यानी कि जो लेटेस्ट होंगे, मार्च के में ही आपका सीबीटी का आया और उसके बाद अगस्त 2022 में आपके ये रूल आ गए जिन्होंने उसको सुपरसीड कर दिया जो 1983 का था। तो इसमें क्लियर लिखा है कि जो आर्टिकल 283 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो पावर है, उसके अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट्स रूल्स 1983 और ट्रेजरी रूल थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको सप्रेशन, उनको पीछे छोड़ दिया, वो अब लागू नहीं है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे जो 2022 में आया था 20 अगस्त को। जीएसआर यानी कि जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स का जो नोटिफिकेशन नंबर है, इसके आधार पर ये स्टैट्यूटरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हैं उन्हीं के तहत ही ये चेंजेस हुए हैं। इसी को डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये जो रूल्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आर्टिकल 283 की जो क्लोज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके तहत बनाए गए हैं। और ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है कि गवर्नमेंट मनी की जो रिसीट है यानी कि कलेक्शन, फिर उस मनी की कस्टडी, होल्डिंग या सेफ कीपिंग कह सकते हैं, और जो विड्रॉल है, स्पेंडिंग, खर्चा करने के लिए जो डिटेल्ड ऑपरेशनल रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाएं, वो इस आर्टिकल के तहत ही है। अब इसके जो इम्प्लीकेशन यह है कि ये रूल्स केवल एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, बल्कि क्या है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इनकी, कि इनके पीछे जो बैक में है सपोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है। और ये बाइंडिंग स्टैट्यूटरी रूल्स है, मतलब बाध्य है कि इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है। इनका पालन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए कंपलसरी है। तो ये रूल सुपरसीड करते हैं, यानी कि ये रूल जैसे ही लागू हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग रिसीट एंड पेमेंट्स रूल्स जो 1983 है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी रूल है, अब सुपरसीड हो गए हैं। लेकिन अब यहां पर जो एक्सेप्ट वर्ड आया है, जो इसके द्वारा काम पहले हो चुका है, जो पहले रूल थे इससे पहले ऑलरेडी जो भी हो चुका है, कोई पेमेंट, रिसीट, अकाउंटिंग एंट्री जो भी थी, वे पूरी तरह लीगली वैलिड रहेंगे। इसके जो क्लियर मीनिंग क्या है कि नए रूल्स जो आए हैं ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ये पहले के प्रभाव से नहीं रहेंगे, यानी कि जिस दिन आए हैं उस दिन से लेकर और आगे लागू रहेंगे। पास्ट फाइनेंशियल कोई भी अगर एक्शन लिया गया है तो नए रूल्स के आधार पर वो इनवैलिड नहीं होगा। जो ये रूल्स रेगुलेट करेंगे किस किस को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और बाद में पब्लिक अकाउंट जो है उसके बारे में, यानी कि इनका जो भी अकाउंट है वो इनको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब बात तो यही है कि जो भी अकाउंटिंग
जो भी अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स तो घुमा फिरा कर तीन वही बात आती है, कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिंजेंसी फंड है और हमारा पब्लिक अकाउंट है। तो ये जो रूल्स हैं ये क्या बताएंगे कि एक तो हमने ये कंसोलिडेटेड फंड हो गया और रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि हम मनी इनटू, पेमेंट ऑफ मनी इनटू, ये वर्ड है, यानी कि इसको हम सिंपल वर्ड में कहेंगे जमा करना। यानी कि अब पैसा जमा भी किया जाएगा और विड्रॉ भी किया जाएगा। यानी कि ये प्रोविजन पर हमने बात की कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें पैसे को जमा करना, पेमेंट इनटू जो वर्ड है जमा करना, और विड्रॉल मतलब एक्सपेंडिचर। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है ये। इससे एंश्योर हो जाता है कि जो विड्रॉल है वो बिना अथॉरिटी के नहीं होंगे, प्रॉपर सैंक्शन और डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए और अकाउंटिंग ट्रेल कंप्लीट हो, यानी कि लेन देन पूरा ट्रेस हो सके। ये रूल उन पब्लिक मनी की कस्टडी को रेगुलेट करता है। ऊपर कंसोलिडेटेड फंड आ गया, हमारा कंटिंजेंसी आ गया, अब पब्लिक मनी जो है उसकी कस्टडी को रेगुलेट करता है जो गवर्नमेंट के पास आता है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड और जो कंटिंजेंसी फंड है उसमें क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि हमें जो पहले हमने गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 की थी उसमें हमने देखा था कि जो भी डेट वगैरह जो भी हैं, जो बाकी जो पब्लिक मनी है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आता है वो पब्लिक अकाउंट में आता है। तो यहां पर यही कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास आता है और कंसोलिडेटेड फंड या कंटिंजेंसी फंड में क्रेडिट नहीं किया जाता है। तो ऐसा मनी नॉर्मली कहाँ जाता है? पब्लिक अकाउंट की जो इस टाइप की रिसीट्स जैसे डिपॉजिट है, एडवांसेज है, ट्रस्ट के फंड्स हैं, ये होते हैं। तो इस प्रोविजन का पर्पज ये है कि ऐसा पैसा भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर ना जाए, जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें रहे, पब्लिक मनी है वो भी इसका हिस्सा रहे। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में मनी के डिपॉजिट और विड्रॉल मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं। हालांकि पब्लिक अकाउंट जो है उसमें से विड्रॉल के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि पब्लिक का पैसा है। फिर भी विड्रॉल केवल ऑथराइज्ड प्रोसीजर और कंडीशंस के तहत ही अलाउड होते हैं। उससे क्या है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ये जो प्रोविजन है एक रेजिडुअल प्रोविजन है। रेजिडुअल मतलब जो पीछे कुछ रह गया है, तो जितनी भी चीजें हैं उसके बाद बची हुई सभी के लिए एक प्रोविजन प्रावधान है। ये जो गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट और कस्टडी ऑफ फंड से जुड़े दूसरे जो भी कनेक्टेड मैटर हैं उन सब को ये कवर कर देता है। रेजिडुअल मतलब उसके बाद बचे हुए को कवर कर देता है। इससे ये रूल एक कंप्लीट और एक एग्जॉस्टिव फ्रेमवर्क, एग्जॉस्टिव फ्रेमवर्क मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स बन जाता है जिसमें कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो अनरेगुलेटेड नहीं रहती है। तो यहां तक तो हमने इसका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन यहां पर देखा। अब स्टार्ट करते हैं जो वहां पर रूल दिए गए हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो यहां पर क्या कहता है कि जो भी ऑफिशियल एक शॉर्ट टाइटल जो निर्धारित किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 2022, तो यह नाम सभी जो ऑफिशियल रेफरेंसेस हैं, नोटिफिकेशन हैं और कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है उन सब में ये नाम यूज किया जाएगा। इसके बाद कहता है कि ये जो रूल हैं ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन की जो डेट है, क्या डेट आई थी? 20 अगस्त थी। इससे इफेक्टिव हो गए हैं। और जो कमेंसमेंट है ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि रूल्स के लागू होने के लिए किसी अन्य प्रोविजन या नोटिफिकेशन या कोई और कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, ये इंडिपेंडेंट है। ये रूल सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उन पर अप्लाई होते हैं।
उसमें इंक्लूड किया गया है डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन और एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और जो यूटी बिना लेजिस्लेचर की हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। जो एनसीटी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं उस केस में ये रूल्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट के जो ऑपरेशंस हैं वहीं तक ही सीमित रहेगी, ये वहां नोट में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ नोट भी देख लेते हैं, ये नोट दिया गया है। बात एनसीटी जो दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑपरेशन है, वहीं तक ये सीमित है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जब कभी भी कहीं पर भी अगर आपके जिस बुक में आपको डेफिनेशन मिलेंगी तो उस बुक की डेफिनेशन को देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है और हम नॉर्मली बाहर जो देखते हैं जो इसकी डेफिनेशन है वो अलग है। बिल्कुल आपको डिफरेंस मिल सकता है। यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है इसका मतलब है कि इन रूल्स में जब ये वर्ड यूज होंगे तो यहां पर उसका मतलब ये होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहां पर अगर हमने गवर्नमेंट वर्ड यूज किया तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, लेकिन यहां पर हमारे रूल तो सेंटर के हैं तो यहां पर गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट कतई नहीं होगा। यहां गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ध्यान रखना कि यहां जो डेफिनेशन दी गई है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो इस रूल में अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि इसके अलावा जो अलग चीजें हैं इसका माला कोई इसका जो हवाला देने की बात करें या कुछ ऐसा कुछ है नहीं। सीधी हमारी डेफिनेशन जो है उनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अक्रेडिटेड बैंक, नॉर्मली बैंक का हमें पता है जहां पर जो ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती है, लेन देन है। अक्रेडिटेड वर्ड जो आ गया, अब ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो बैंक अपॉइंट कर दिया है जहां से गवर्नमेंट का लेन देन होगा। सिंपल वर्ड में समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उसका एजेंट बैंक, जिसको सेक्शन 45 जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके तहत गवर्नमेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो हैं उनको करने के लिए अपॉइंट किया गया हो और सीजीए के अप्रूवल से हो, तो वो अक्रेडिटेड बैंक का कहलाएगा। यानी कि जहां से उनका लेन देन होगा, जो ट्रांजैक्शंस होंगे गवर्नमेंट की, उसको यहां पर जब कहीं पर भी अक्रेडिटेड बैंक लिखा मिलेगा उसका मतलब ये है कि जहां पर गवर्नमेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए जिस बैंक को अपॉइंट किया है, यानी कि पर्टिकुलर वहां पर। अब है ऑथराइज्ड मोड ऑफ रिसीट्स इनटू गवर्नमेंट अकाउंट्स, के गवर्नमेंट अकाउंट्स में जो भी रिसीट्स आएंगी उसका ऑथराइज्ड मोड क्या है, किस तरीके से रिसीट के लिए हम कहेंगे कि ये ऑथराइज किया गया है। तो गवर्नमेंट अकाउंट्स में जो रिसीट हम एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए जो अप्रूव्ड मोड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इंटरनेट बैंकिंग हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी या कोई दूसरा गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया मोड, वो ऑथराइज्ड मोड रिसीट्स के लिए कहलाएगा यहां पर। और आगे भी दिया है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, पोस्टल ऑर्डर है, मनी ऑर्डर, कैश और कोई भी दूसरा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया कोई भी दूसरा मोड है, वो ऑथराइज्ड मोड कहलाएगा कि ये रिसीट के लिए ये मोड है और ये जो नाम दिए हैं ये सब ऑथराइज हो गए हैं। हमने रिसीट की बात की थी, अब बात करेंगे कि पेमेंट करने के लिए ऑथराइज्ड मोड कौन से हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट करने के जो अप्रूव्ड मेथड हैं, जैसे पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस एक लिखित या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन होती है। फिर चेक, डीडी, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, कैश और कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम स्पेसिफाई किया गया दूसरा मोड, ये हमारा ऑथराइज मोड होंगे पेमेंट के लिए। जी राजेश जी बोलिए। हाँ राजेश जी बोलिए। सर, एक गूगल पे नहीं आता इसमें है?
जैसे गवर्नमेंट रिसीविंग मनी का कोई ऐसे। देखो, अब आपकी जो बुक है, हम आपके जी एग्जाम पर्पज से इन्हीं तक सीमित है जी। ठीक है सर। इसमें ठीक है नहीं सर। है तो हम उसको मान्य नहीं नहीं, करेंगे, वो ऑथराइज नहीं। उसके बाद कोई आपका लेटर आ गया कुछ और हो, पेमेंट ठीक मोड है। आपका जाता है, उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, एनईएफटी वगैरह जो नाम इसमें जी स्पेसिफिकली जी दिया गया है। जी। तो फिलहाल हमारे लिए यही ऑथराइज्ड ठीक है। रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। कहाँ है इसकी डेफिनेशन? हम देख रहे थे, बैंक ऑथराइज्ड मोड ऑफ पेमेंट है, नेमली इन कॉइन्स और चेक, मनी ऑर्डर, स्पेसिफाइड जो भी किया गया होगा टाइम टू टाइम, ये इंस्ट्रक्शन जो कुछ आएगी अगर वो उसमें शामिल है तो वो रहेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। फिर है अथोराइज्ड डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस की। रेगुलेशन हमें पता है, जो रूल्स की बात करें, और अथोराइज्ड वो रेगुलेशंस कौन से कहलाएंगे कि डिपार्टमेंट द्वारा जो फ्रेम किए गए हैं रेगुलेशंस, कौन से? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट करके, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो रेगुलेशन बनाए गए हैं वो अथराइज्ड डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस कहलाएंगे। जहां भी ये वर्ड आगे हमें मिलेगा, इसका मतलब कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कंसल्ट करके गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बैंक। हमें पता है बैंक तो बैंक होता है, लेकिन यहां जब कभी भी बैंक वर्ड आपको मिलेगा, यहां मतलब है कि एसबीआई की ब्रांच या कोई दूसरी आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी एजेंट बैंक होगा, जो कि हमारा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जो है उसके तहत ऑथराइज्ड होगा, अब अपॉइंट किया गया होगा। हमारे लिए सिर्फ वही बैंक कहलाएंगे, और बैंक बहुत सारे हैं, वो हमारे यहां पर इन रेगुलेशंस के पर्पज से बैंक नहीं कहलाएंगे। फिर बात करेंगे बैंक अकाउंट। हमें पता है बैंक में अकाउंट हम खोलते हैं, एक अकाउंट होता है जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड रहता है, पैसे हम जमा करते हैं, निकालते हैं। तो पीएओ या अथराइज्ड डिपार्टमेंटल ऑफिसर द्वारा जो अक्रेडिटेड बैंक है, उसमें मेंटेन्ड जो भी ड्राइंग, असाइनमेंट या इसी प्रकार के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट होंगे। ड्रॉइंग अकाउंट मतलब ऐसा बैंक अकाउंट जिससे गवर्नमेंट पेमेंट्स ड्रॉ की जाती है, चेक या एडवाइस के जरिए पेमेंट है वो इसी अकाउंट से होती है। और जो दूसरा वर्ड असाइनमेंट वाला यूज कर दिया, असाइनमेंट यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट द्वारा बैंक को असाइन किया गया अकाउंट जिससे वह गवर्नमेंट की ओर से पेमेंट करता है, यानी कि बैंक पहले पेमेंट करता है और बाद में आरबीआई या मतलब कहेंगे कि गवर्नमेंट से सेटलमेंट करता है। बैंक ने पहले ट्रांजैक्शन कर दी, सेटलमेंट बाद में होती है, वो असाइनमेंट अकाउंट। ये अलग अलग प्रकार है, ज़्यादा हमें नहीं, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि ड्राइंग और असाइनमेंट ये अकाउंट होते हैं। फिर है बिल। आप बिल प्रिपेयर करते हैं, सैलरी जो लेते हैं तो बिल जो प्रिपेयर किया जाता है, तो डीडीओ है कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा प्रिपेयर जो क्लेम डॉक्यूमेंट होता है, जो क्लेम प्रिपेयर किया जाता है, ये या तो फिजिकल हो सकता है, पहले तो फिजिकली होता था, आजकल ये हो गया, आजकल डिजिटल साइंड ई बिल भी हो गया है। तो ई बिल फॉर्म में जो डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर फिजिकली, तो जिसमें क्लेम की जो नेचर है और उसकी जो अमाउंट है वो क्लियरली मेंशन्ड होती है, और बिल पास जब हो जाता है तो वो पेमेंट लीगली परमिजिबल हो जाती है। अब पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस जो वर्ड है, इससे हम समझ सकते हैं कि जहां पर पेंशन की अकाउंटिंग होती है वो ऑफिस, लेकिन एक सेंट्रल वर्ड आ गया, यानी कि सब जगह से सेंट्रलाइज करके एक जगह पर होगी, तो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस।
कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, सीजीए के अंडर में फंक्शनिंग एक अटैच्ड ऑफिस है जो स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन पेमेंट, उनकी पेंशन की पेमेंट और अकाउंटिंग है वो मैनेज करता है। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सेंट्रल सिविल पेंशन सिस्टम का एक नोडल अथॉरिटी होती है। सेंट्रल ट्रेजरी, ट्रेजरी तो पता है कि खजाना है, और जब सेंट्रल वर्ड आ गया तो ये सेंटर की हो गई। अब जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर हैं उनका भी तो रिकॉर्ड सेंटर का ही रहता है। तो यूटी जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है उनमें स्थित कोई भी ट्रेजरी हो या सब ट्रेजरी, जब कभी भी ट्रेजरी वर्ड आएगा ट्रेजरी और सब ट्रेजरी दोनों साथ में ही होती हैं, मतलब एक ही चीज है, ट्रेजरी वर्ड में दोनों ही आ गई। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं होती हैं, अदर देन ट्रेजरी अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल, वो सेंटर की रहेंगी ट्रेजरी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं, जो अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर है ये उसी का ही पार्ट होती हैं। अब चंडीगढ़ के बारे में बात करता है कि चंडीगढ़ की जो सेंट्रल ट्रेजरी है उसमें जो भी कैश बिजनेस होता है वो डायरेक्टली हैंडल नहीं किया जाता ट्रेजरी के द्वारा, वो बैंक के थ्रू कंडक्टेड होता है। तो ये एक वहाँ नोट है, ये इसलिए डाला है कि ये नोट में बताता है, यहाँ जो डेफिनेशन है सेंट्रल ट्रेजरी की उसके नीचे एक नोट दिया गया है जहां पर ये चंडीगढ़ के बारे में क्लियरली बताता है। फिर है चालान। चालान एक रिसेप्ट, जो एक रिसीट होती है, जो मतलब कि जब पैसा लेना है कहते हैं कि चालान है ये। तो रिसीट अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। एक फिजिकल चालान हो सकता है या आजकल तो ई चालान हो गया, जिसमें जो रेमिटर है जो जमा कर रहा है उसकी डिटेल होंगी, अमाउंट होगी और हेड ऑफ अकाउंट क्लियरली मेंशन होगा कि किस हेड में आया है। तो ये गवर्नमेंट रिसीट का एक प्राइमरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है। डीडीओ, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, उसके आगे एक चेक वर्ड अगर लग गया है तो चेक ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ये कौन होता है? तो ये एक डीडीओ होता है, और ऐसा डीडीओ जिसे जो पीओए है उसके इंस्ट्रक्शंस पर जो अक्रेडिटेड बैंक है उसमें असाइनमेंट अकाउंट ऑपरेट करने और स्पेसिफाइड पेमेंट्स विड्रॉ करने के लिए, स्पेसिफाइड वर्ड आया है, स्पेशल होती हैं ये, स्पेसिफाइड होती हैं कि आप ये ट्रांजैक्शन करोगे, तो वहां की विड्रॉ करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। तो ये जो चेक ड्रॉइंग एंड या चेक डीडीओ बोल लेते हैं इसको, चेक डीडीओ सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। अगर सेंट्रलाइज है तो फिर तो इश्यू नहीं है, वो तो सब उसी सिस्टम में ही आ गए। कुछ ऐसी जिनकी जो डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स है, मतलब कहें कि सेंट्रलाइज नहीं है, वहां पर इसका यूज होता है कि वहां पर पेमेंट करने के लिए इसको स्पेसिफाइड पेमेंट्स के लिए अथराइज किया जाता है। नॉर्मल डीडीओ तो आपका सेंट्रलाइज हो गया उसका, जहां पर डिसेंट्रलाइज कुछ ऐसे सिस्टम जहां पर है तो वहां पेमेंट करने के लिए स्पेशली स्पेसिफाइड जो पेमेंट्स होती हैं उनके लिए होता है चेक डीडीओ। क्लेम, क्लेम क्या होता है? तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई सप्लायर के द्वारा जो सबमिट किया जाता है पेमेंट डिमांड कि पेमेंट करो, वो डिमांड करता है, वो फिजिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो जिसमें क्या होगा, क्लेम की नेचर होगी और अमाउंट स्पेसिफाइड होती है। क्लेम वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद बिल और पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट की जाती है। तो जब वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर दी जाएगी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? ये वर्ड जो कंपिटेंट है जिसको वो पावर दे दी गई है, जहां पर सिंपल वर्ड में है। तो गवर्नमेंट या वो अथॉरिटी जिसे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड पावर्स डेलीगेट की हूं,
तो अथॉरिटी का डिटर्मिनेशन जो है वो सब्जेक्ट का मैटर जो होगा और कंटेक्स्ट होगा उसके अनुसार होता है। कैग यानी कि आर्टिकल जो 148 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत अपॉइंटेड इंडिया की जो सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी होती है कैग, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स की ऑडिट, फाइनेंशियल ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करती है। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन 2 लाइनें जो यहां आई हैं तो उनको साथ साथ में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसका मीनिंग वो फंड है जो हमारा आर्टिकल 266(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत एस्टैब्लिश किया गया है। इस फंड में गवर्नमेंट की सारी रेवेन्यू, लोन रेज जो किया गया है या लोन रिकवरीज हैं वो सारी क्रेडिट होती हैं। अब ऊपर वाले में कंसोलिडेटेड फंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि यहां से जो एक्सपेंडिचर करना है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी कि अप्रोप्रिएशन एक्ट के बिना खर्च नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कंटिजेंसी फंड है, तो कंटिजेंसी फंड है ये, इसका जो एक्ट है 1950 वाला, इसके तहत बनाया गया है। इसका जो पर्पज होता है अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करना, जब पार्लियामेंट की अप्रूवल तुरंत पॉसिबल ना हो तो बाद में लेटर स्टेज पर इसका एक एक्सपेंडिचर जो किया है उसका पार्लियामेंट से रेगुलराइज कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर अर्जेंट में यूज करना हो तो इस फंड से यूज करते हैं। तो कंटिजेंसी फंड से सिर्फ ये नहीं कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उस वक्त ही यूज कर सकते हैं। यहां कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जो कि बजट में पहले उसका प्रावधान नहीं था, तो यहां से अर्जेंसी में उसमें भी यूज किया जा सकता है, फिर बाद में रेगुलाइज होता है वो, इसमें पैसा जो इंप्रेस्ड नेचर का होता है बाद में पैसा फिर वापस इसमें आ जाता है। सीजीए यानी कि सीजीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसका हेड अकाउंटिंग अथॉरिटी है। अकाउंटिंग फिर हेड हो गया मेन। तो सीजीए की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या हैं? कंसोलिडेट जो करते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना, एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, जो कस्टडी है उस मतलब उसके लिए हम कहें कि रेगुलेशन ऑफ कस्टडी की, उसके कस्टडी के लिए रूल क्या क्या होंगे, और विड्रॉल जो करना है गवर्नमेंट इन मनी उसका क्या रूल्स होंगे। अकाउंटिंग मैटर्स पर गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ये सब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सीजीए की। डिपार्टमेंटल ऑफिसर वर्ड यहां यूज होगा, उसका मतलब होगा कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर वो है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जिसे गवर्नमेंट मनी हैंडल करने की अथॉरिटी दी गई है। ऐसे ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मनी को रूल्स, प्रोसीजर और कंट्रोल्स के अनुसार डील करेगा। डीडीओ, डीडीओ तो वो ऑफिसर है जो बिल्स ड्रॉ करता है, गवर्नमेंट पेमेंट्स फिर डिस्बर्स करेगा, ड्रॉ करेगा और आगे डिस्बर्स कर देगा। और एक्सपेंडिचर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डीडीओ की होती है। अब वर्ड आगे जिसका हमने स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल लिया था, गवर्नमेंट। यहां इन रूल्स में अगर गवर्नमेंट वर्ड लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट्स इन रूल्स के स्कोप में डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं हैं। अब गवर्नमेंट अकाउंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंट का मतलब है कंबाइंड अकाउंट स्ट्रक्चर, जिसमें शामिल होगा कौन सा? तो गवर्नमेंट का अकाउंट स्ट्रक्चर हमारे पास 3 ही तो अकाउंट हैं। कौन सा होगा जी? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मनी का बेस बन जाता है। मेन बेस यही है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर होता है जो कि डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के तहत हेड का रोल अदा करता है। इसीलिए तो हेड है अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का।
ये ऑफिसर अकाउंटिंग कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और सुपरविजन भी करता है। इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर ये कौन होता है? ये एक की अकाउंटिंग अथॉरिटी है जो रिसीट्स और पेमेंट्स को हैंडल करता है, बैंक कोऑर्डिनेशन करता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये जो पीएओ है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का एक ऑपरेशनल बैकबोन होती है। जैसे स्टेट वगैरह में आप ट्रेजरी ऑफिसर है, उसके इक्विवेलेंट तो नहीं कहेंगे हम कि उसके बराबरी का रहता है, मतलब उसी टाइप में ये सिस्टम होता है। अब पेमेंट की अगर एडवाइस यानी कि एक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पेमेंट एडवाइस का मीनिंग है पीओए के द्वारा आरबीआई या अक्रेडिटेड बैंक को दी गई इंस्ट्रक्शंस जिसके बेसिस पर जो पेई है उसके बैंक अकाउंट में मनी क्रेडिट कर दी जाती है। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इसका एक कोर इंस्ट्रूमेंट है ये एडवाइस जारी की काम हो गया। पेमेंट स्क्रॉल की हम पेमेंट करते हैं उसका स्क्रॉल क्या होता है? एक रिसीट स्क्रॉल, एक पेमेंट स्क्रॉल। तो पेमेंट स्क्रॉल है ये बैंक के द्वारा एक प्रिपेयर की हुई एक स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट किस चीज की? पेमेंट्स की होती है, जो गवर्नमेंट अकाउंट से पेमेंट शो करती है। अकाउंटिंग पर्पज के लिए पीओ जो है वो पेमेंट स्क्रॉल के बेसिस पर एंट्रीज पास करता है। तो ये पेमेंट की एक स्टेटमेंट होती है, पेमेंट स्क्रॉल। हमने ऊपर बात की थी पे एंड, जो कौन सा अकाउंट्स ऑफिसर था जी? पीएओ जो था, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। जी अब ये भी पीएओ जैसे वही है, अगर हम फर्स्ट लेटर को उठाएं तो ये है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। ये इनके ऊपर होता है, सबके लिए सुपरवाइजर कह सकते हो इनका। तो ये जो ऑफिसर है सभी पीओएस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, रिसीट्स, पेमेंट्स और जो इंटरनल ऑडिट का ओवरऑल सुपरविजन करता है, अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी को एंश्योर करता है। ये पीओ जो सिस्टम है उसका एक सुपरवाइजरी लेवल है। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, यह आर्टिकल 266(2) जो है क्लोज टू कह सकते हो आप इसमें, कि उसको डिफाइन करता है, जिसमें गवर्नमेंट के पास रखा गया जो ट्रस्ट मनी है, कोई डिपॉजिट, एडवांस, प्रोविडेंट फंड आदि इसके अंडर में आते हैं। और पब्लिक अकाउंट से विड्रॉल के लिए पार्लियामेंट वोट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।